नमस्ते छात्रों। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का सिद्धांत भाग 4 को पढ़ेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी का अनुभाग 1.2.2 को पढ़ेंगे। यह एक अस्वीकरण है। आज के व्याख्यान को पढ़ने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। और आज के कक्षा का हमारा उद्देश्य ये भी है कि पहले हम अपघटन अभिक्रिया को समझेंगे और उसके बाद उससे संबंधित कुछ पाठ्यांकृत प्रश्नों को हल करेंगे। आज की कक्षा में हम जो विषय पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अनुसार वो हैं अनुभाग 1.2.2 वियोजन अभिक्रिया। फिर हम उसके बाद पाठ्यांकृत प्रश्न हल करेंगे, जो कि होगा पहला और दूसरा, और उसके बाद हम अंत में सारांश को देखेंगे। हम विघटन प्रतिक्रिया को समझते हैं। अपघटन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। इसको सामान्य रूप से इस प्रकार दर्शाया जाता है। ए बी टूटकर हमें देगा ए जोड़ बी, जिससे अभिक्रिया का मूल प्रारूप समझाया गया है। यहाँ AB को विस्तृत किया गया है कि ये वो एकल यौगिक हैं जो अपघटित होता है, और A और B को उत्पाद बताया गया है। AB वह एकल यौगिक है जो अपघटित होता है। A और B को उत्पादों में अपघटित होता है। अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश से हो सकती है, जैसे ऊष्मीय विद्युत उपघटन या प्रकाशनीय उपघटन। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसमें पानी को गर्म करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। छात्र, गतिविधि 1.5 के माध्यम से अपघटन अभिक्रिया को समझते हैं। छात्रों, हम अपघटन अभिक्रिया को गतिविधि 1.5 से समझते हैं और सबसे पहले इसकी प्रक्रिया देखते हैं। 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल एक सूखी कथन नली में लेने हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का मूल रंग नोट करना है, जो आमतौर पर फीका हरा होता है। अब सूखी कथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की लौ पर गर्म करना है, जैसे कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। चित्र 1.4 सही तरीके से सूखी कथन नली को गर्म करने और उसकी गंध जांच करने का सही तरीका दिखाती है। गर्म करने के बाद क्रिस्टल का रंग देखना है, जो हरे से भूरे हो जाते हैं और गैस निकलती है, जो अपघटन अभिक्रिया का प्रमाण है। वियोजन अभिक्रिया को गतिविधि 1.5 के माध्यम से समझते हैं। गतिविधि 1.5 बताती है कि फेरस सल्फेट को गर्म करके रासायनिक अभिक्रिया को समझा जा सकता है। अवलोकन दिया गया है कि गर्म करने से पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग के होते हैं। गर्म करने के बाद क्रिस्टल्स अपना पानी खो देते हैं और सफेद या हल्के पीले हो जाते हैं।
अब कुछ और अवलोकन दिखाया गया है कि एक खास गंध वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। अब आइए हम परिणाम देखते हैं। फेरस सल्फेट का विघटन होता है जिससे फेरिक ऑक्साइड और गैसें बनती हैं। परिणाम यह बताता है कि गर्म करने से फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीकरण का पानी निकल जाता है। फेरस सल्फेट का विघटन होता है जिससे फेरिक ऑक्साइड और गैसें बनती हैं। गतिविधि 1.5 के परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। आइए कुछ और परिणाम देखते हैं। यहाँ हम इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं कि फेरस सल्फेट गर्मी की उपस्थिति में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है, तो वे अपना पानी खो देते हैं, रंग बदल जाता है। उत्पाद में फेरिक ऑक्साइड जो कि ठोस है, जोड़ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें बनती हैं। चलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन को समझते हैं। अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक गर्मी या किसी अन्य प्रक्रिया से दो या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि सीमेंट के निर्माण में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को तापीय अपघटन कहते हैं, या फिर इसको ऊष्मीय अपघटन भी कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया गर्मी देने पर ही की जाती है। आइए इसकी अभिक्रिया से समझते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए गतिविधि 1.6 की प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ गतिविधि 1.6 के प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आपको लगभग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण एक कथन नली में लेना है, या परखनली को चिमटे से पकड़कर इसे ज्वाला पर गर्म करते रहना है। आप इस चित्र 1.5 में देख सकते हैं कि कैसे लेड नाइट्रेट को गर्म किया जा रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। आप इस गतिविधि से क्या अवलोकन करते हैं? यदि यहाँ कोई परिवर्तन हो, इसके साथ साथ नोट भी करते रहें। अभी हम क्रियाकलाप 1.6 को चर्चा कर रहे हैं। गतिविधि 1.6 के अवलोकन को समझते हैं। गतिविधि 1.6 का अवलोकन है कि सफेद लेड नाइट्रेट चूर्ण पिघलता है और विघटित होता है। तड़-तड़ की आवाज सुनाई देती है। मतलब हम कह सकते हैं कि कड़कने की ध्वनि सुनाई देती है। भूरे धुएं का विकास होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और सफेद या पिलाश अवशेष कथन नली में बचता है। आइए इस गतिविधि के परिणाम देखते हैं कि इस गतिविधि को करते हुए हमें क्या पता चलता है। परिणाम बताया गया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड जो कि पीला ठोस पदार्थ है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि भूरी रंग की गैस है और ऑक्सीजन जो कि रंगहीन गैस है वो बनती है। रासायनिक समीकरण है लेड नाइट्रेट टूटेगा, अभिक्रिया कर बनाएगा लेड ऑक्साइड
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपघटन अभिक्रिया और पानी के विद्युत अभिक्रिया के प्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि गतिविधि 1.7 है। इस गतिविधि में वियोजन अभिक्रिया के माध्यम से जल अपघटन के बारे में बताया गया है। इस गतिविधि 1.7 को समझने के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें हम लोग एक प्लास्टिक का मग लेते हैं या उसके बाद रबड़ के टॉपर्स व कार्बन इलेक्ट्रोड को प्रयोग करें, जैसे कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। चित्र 1.6 में वास्तव में पानी के विद्युत अपघटन को दिखाया गया है और इस इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। चलिए छात्रों, अब हम गतिविधि 1.7 को समझते हैं। इस गतिविधि के प्रक्रिया में विघटन अभिक्रिया के माध्यम से जल अपघटन को समझने का जिक्र किया गया है। चित्र 1.6 के माध्यम से जल अपघटन को चित्रमय रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। इस गतिविधि के प्रक्रिया में मग को पानी में भरकर रखते हैं और ताकि उसमें जो इलेक्ट्रोड है वो डूबे रहे, और उसके बाद उस सेटअप में बूंद बूंद तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। उसके बाद पानी से भरे 2 कथन नली लेते हैं और उन्हें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड पर उल्टा करके रख देते हैं। चलिए 1.7 गतिविधि को और समझते हैं। अब हम इसकी प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि गतिविधि 1.7 का चित्र हमें दिखाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जल का विद्युत अपघटन किस तरह हो रहा है। गतिविधि की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ बताया गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित करें और उपकरण को कुछ समय के लिए छोड़ देना है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनते हैं, जो प्रतिक्रिया का संकेत है। बुलबुले की वजह से कथन नली में पानी विस्थापित होता है। यह है जो हमने देखा। जब कथन नली गैसों से भरी रहती है तो उन्हें सावधानी से निकालना होता है। यह सुरक्षा और पूरा करने का चरण है। यहाँ हम गतिविधि 1.7 को और समझेंगे। यहाँ बताया गया है कि गतिविधि 1.7 में हम अपघटन अभिक्रिया को पानी के विद्युत अभिक्रिया से समझ रहे हैं। प्रतिक्रिया दिया गई है कि जिसमें एक आरेख चित्र 1.6 के माध्यम से पानी का विद्युत अपघटन दिखाया गया है। यहाँ बताया गया है कि दोनों कथन नली में बनी गैसों को अलग अलग जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाकर जांचना है। गतिविधि 1.7 की ओर हम और चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं अवलोकन। बुलबुले कार्बन इलेक्ट्रोड पर बनते हैं, जो उल्टी गैस कथन नली में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पानी के विद्युत अपघटन का चित्र हमें दिखाया गया है। अब कुछ अवलोकन दिए गए हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रोड पर गैस का आयतन दूसरे से लगभग 2 गुना है। जब ज्यादा आयतन वाली परखनली के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो गैस कड़कड़ की ध्वनि के साथ जलती है, जो हाइड्रोजन का उपस्थिति दिखाती है।
कम आयतन वाली परखनली के पास मोमबत्ती ले जाने पर मोमबत्ती गैस को फिर से जला देती है या दहन करने में सहायता करती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति दिखाता है। आइए गतिविधि 1.7 के बारे में और समझते हैं। गतिविधि 1.7 दिखाई जा रही है, जिसमें हम पानी के विद्युत अपघटन के माध्यम से अपघटन अभिक्रिया को समझेंगे। आइए इसके परिणाम देखते हैं। पहला परिणाम यह है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर अधिक आयतन वाली गैस हाइड्रोजन एकत्रित होती है। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर कम आयतन वाली गैस ऑक्सीजन एकत्रित होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का आयतन अनुपात 2:1 होता है। परखनली में पानी का स्तर कम हो जाता है क्योंकि गैस से निकल रही हैं। परखनली की खाली जगह अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें भर ले लेती हैं। निष्कर्ष यह दिया गया है कि जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें 2:1 के आयतन में मिलती हैं। पानी का विद्युत अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करता है। आइए अब हम गतिविधि 1.8 पर चर्चा करते हैं। प्रक्रिया देखते हैं इस गतिविधि की। अब 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लेते हैं और उसका रंग देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर उसका रंग सफेद से सलेटी हो जाता है क्योंकि सिल्वर धातु बन जाता है। यहाँ इस छवि में भी दिखाया गया है कि हमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखकर धूप में रखा है। अब हम इसका रंग देखते हैं। छात्र, यहाँ हम गतिविधि 1.8 को ही चर्चा कर रहे हैं। गतिविधि 1.8 में प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया को समझाया गया है। सूरज की रोशनी में रखने से पहले सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद है और कुछ समय तक इसे सूरज की रोशनी में रखने पर इसका रंग सफेद से सलेटी रंग में बदल जाता है। अब यहाँ हम लोग गतिविधि के परिणामों के बारे में जानते हैं। परिणाम यह बताता है कि AgCl सूरज के प्रकाश में टूटकर धूसर चांदी की धातु और क्लोरीन गैस बनाता है। यहाँ हम इस अभिक्रिया के माध्यम से इसे समझ सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर ठोस होगा और क्लोरीन गैस होगी। इस अभिक्रिया में सिल्वर ब्रोमाइड सूरज की रोशनी की मौजूदगी में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। छात्र समझते हैं कि अपघटन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपघटन अभिक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत। जब प्रतिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान आसपास का तापमान आमतौर पर घटता है। उत्पादों के पास प्रतिक्रिया के तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। अपघटन अभिक्रिया को अक्सर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत। उदाहरण के रूप में पौधों में प्रकाश संश्लेषण, बर्फ के पिघलने से कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। छात्र, अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है समझने के लिए हम एक गतिविधि को करते हैं। इस गतिविधि की प्रक्रिया देखते हैं। अब इस प्रक्रिया में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक परखनली में लेना है।
और हम उसके अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसे कांच की छड़ी की मदद से मिलाया जाता है। अब परखनली नली के नीचे की ओर को अपनी हथेली से छूते हैं और देखते हैं। यहाँ हम गतिविधि पर चर्चा कर रहे हैं, यह समझने के लिए कि अपघटन अभिक्रिया ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम कुछ अवलोकन देखेंगे जब ये दोनों रसायन मिश्रित किए जाते हैं। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलते हैं तो एक सफेद ठोस मिश्रण बनता है। इससे मिलाने के बाद परखनली ठंडी हो जाती है और तापमान भी कम हो जाता है और रंगहीन या तीखी गंध वाली अमोनिया गैस निकलती है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड बनते हैं, मतलब मिलते हैं, तो एक सफेद ठोस बनता है, परखनली ठंडी हो जाती है और अमोनिया गैस निकलती है। अब हम परिणाम की ओर देखते हैं। इसका परिणाम यह है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ होती है तो यह आसपास के वातावरण से ऊष्मा लेती है। इससे यह पुष्टि होती है कि यह प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया है, या यह भी परिणाम मिलता है कि यह आसपास से गर्मी अवशोषित करता है और प्रणाली को ठंडा रखता है। इसे अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जोड़ अमोनियम क्लोराइड, मतलब जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ तो अभिक्रिया कर हमें मिलेंगे बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी। छात्रों, अब हम एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, पदार्थ X का 1 मिलियन सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। पदार्थ X का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। दूसरा, उपरोक्त पहले में उल्लिखित पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया भी हमें लिखनी है। छात्रों, आइए अब हम इसका समाधान देखते हैं। चलिए समाधान देखते हैं। यहाँ पदार्थ X का रासायनिक सूत्र दिया गया है जो कि है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बनाता है। प्रतिक्रिया समीकरण दिखाया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा पानी के साथ और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, गतिविधि 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी में एकत्रित मात्रा से दोगुनी क्यों है? इस गैस का नाम बताइए। चलो छात्र, हम इस प्रश्न के हल पर एक नजर डालते हैं। पानी के विद्युत अपघटन का उल्लेख है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ हम चित्र से पानी के विघटन को देख सकते हैं, क्योंकि पानी का विघटन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है और विद्युत अपघटन के बाद हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु मुक्त होते हैं। अतः एकत्रित हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी होगी। तो आइए चलिए अब हम सारांश को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रियाएं। अब देखो छात्रों, यहाँ पर परिभाषा है कि अपघटन अभिक्रिया वह होती है जहां एक एकल यौगिक 2 या ज्यादा सरल पदार्थों में टूट जाता है। यह अपघटन अभिक्रिया का सामान्य रूप है कि AB है वो अभिक्रिया कर बनाएगा A जोड़ B। इसका मतलब है कि एक यौगिक AB 2 अलग अलग हिस्सों मतलब A और B में टूट जाता है। अब हम प्रकार के
अब हम प्रकार के अपघटन अभिक्रियाओं को देखेंगे जो ऊर्जा स्रोत पर निर्भर करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है ऊष्मीय अपघटन, जो गर्मी से होती है, जैसे जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और वह टूट जाता है। दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटन, जो बिजली से होती है, जिसमें विद्युत धारा पास करके यौगिक को तोड़ा जाता है। तीसरा प्रकार है प्रकाशनीय वियोजन, जो प्रकाश से होता है, जैसे धूप से कुछ यौगिक यौगिक बनते हैं। अब हम कुछ मुख्य उदाहरण देखेंगे जो आपको प्रतिक्रियाएं समझने में मदद करेंगे। पहला उदाहरण है फेरस सल्फेट का विघटन। जब इसे गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड और गैसें उत्पन्न करता है। दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। इसे गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तीसरा उदाहरण है लेड नाइट्रेट का अपघटन। इसे गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। चौथा उदाहरण है जल विद्युत अपघटन। इस प्रक्रिया में जल के विद्युत से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मिलती हैं। पांचवा उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। सूरज की रोशनी में यह सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाता है। आज के लिए छात्रों इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कक्षा और आपने जो आज पाठ पढ़ा है वो उपयोगी रहा होगा आपके लिए। धन्यवाद।